अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम दो जो इस्लामाबाद से बड़ी ख़बरें आ रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और पहली ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं। और दूसरी ख़बर यह है कि मलिक रियाज़ हुसैन के गिर्द भी अब हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि घेरा तंग किया जाएगा। मलिक रियाज़ हुसैन अगर डील नहीं करते तो फिर उनके ख़िलाफ़ नए रेफरेंसेस आएंगे। और यही वजह है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अपना कोई एक हफ़्ते का दौरा करने के बाद पाकिस्तान वापस लौट आए हैं और उनका ये दौरा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। इस दौरे के दौरान क्या बातें हुई हैं, क्या डील करने की कोशिश की गई है और सदर ज़रदारी ने क्या बताया है मलिक रियाज़ हुसैन को कि अगर वो डील नहीं करेंगे तो फिर उनके ख़िलाफ़ क्या होगा, और उसके जवाब में मलिक रियाज़ हुसैन ने क्या धमकी लगाई है, आज के व्लॉग में हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात क्यों बढ़ने जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात इसलिए बढ़ने जा रही हैं कि कल जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ है तो उसमें एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया गया है कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे 9 मई के मुल्ज़मान बराह रास्त मुलव्वस हों या फिर बिलवास्ता तौर पर मुलव्वस हों, उनके सहूलतकार हों, या जो लोग अभी तक जिनकी गिरफ़्तारियाँ नहीं हुई उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त रोपोश हैं, मंजर से गायब हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। ये आर्मी चीफ़ पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को ये शक है कि जब 9 मई के मुल्ज़मान ने पाकिस्तान की फ़ौज की तनसीबात पर हमले किए तो अदालतें जो हैं वो 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा कर रही हैं, उनको ज़मानत दे रही हैं। और पाकिस्तान की फ़ौज जो है इसके ऊपर शदीद किस्म की नाराज़ दिखाई देती है। आप देखें कि जो लोग पाकिस्तान फ़ौज की सियासी जमातों के अंदर नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई के मुल्ज़मान को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाए, 9 मई के मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान भी है, उनकी भी कल 2 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, उनको बरी करने का फ़ैसला किया गया है। अब ये अजीब सी सूरत हाल है कि फ़ौजी अदालतें भी मौजूद हों, सिविलियन अदालतें भी मौजूद हों, लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला करे तो उनको फिर छोड़ दिया जाए। बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं हो रही, और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर है, वहाँ से 1971 सकूत ढाका से मुताल्लिक़ जब ट्वीट किया गया है तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान की फ़ौज इंतहाई परेशान है, नाराज़ है और गम और गुस्से की लहर पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर पाई जाती है। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ये समझती है कि 1971 का जो सकूत ढाका है जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ है, उसका ज़िम्मेदार किसी भी सूरत में पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं ठहराया जाता। यहाँ तक कि हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें भी फ़ौज के कुछ जर्नल्स और जो लोग बिलवास्ता तौर पर इनडायरेक्टली उस पूरे वाक़े के अंदर मुलव्वस थे उनके नाम लिए गए हैं, उनके कोर्ट मार्शल की बात की गई है। तो पाकिस्तान की फ़ौज एज़ इदारा, बतौर इदारा जो है उसके बारे में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी कुछ नहीं किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात मानती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इमरान ख़ान इस मौका पर पाकिस्तान के हालात को इस तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान टूटने वाला है, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का खेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कई मरतबा पहले भी जब वो जेल में नहीं थे तो वो ये समझते थे कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम रियासत है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी भी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम रियासत है। आज नून लीग के भी कुछ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया है
اور عمران خان جو ہیں وہ اب اس ٹویٹ سے یو ٹرن لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی محمد خان نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ٹویٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹویٹ پاکستان کے اندر سے نہیں ہوا، یہ جو ٹویٹ ہے یہ پاکستان کے باہر سے کیا گیا ہے۔ اور عمران خان خود بھی اس کے اوپر ناراض دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 1971 والا ٹویٹ ہے یہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوستو عمران خان اس کے اوپر شد و مد سے بیانات دیتے رہے ہیں۔ عمر ایوب نے جب عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی تو بالکل وہی باتیں دہرائیں جو کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کی تھیں، اور یہ کہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمن جو ہیں وہ ہیرو ہیں 1971 کے، اور پاکستان کی فوج ہی 1971 کے واقعے کی ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف ہر طرح کے بیانات دیے ہیں، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف قسم کی رپورٹس، مختلف قسم کی ویڈیوز، تصویریں آرمی چیف کی لگا کر تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ پاکستان کی فوج ہی تمام تر مسائل کی ذمہ دار ہے۔ لیکن اب چونکہ فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو اب یہ سارے لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میرے اپروول کے بغیر یہ ٹویٹ ہوا ہے، بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ ٹویٹ ہوا ہے۔ تو حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈلر بھی بند کیا جائے گا، جو لوگ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور پھر 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، چاہے عمران خان جتنی مرضی کریں، یو ٹرن لینے کی کوشش کریں، ان کو اب کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں 5، 7، 8 ان کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہر صورت کی جائے گی۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ملک ریاض حسین نے کیا دھمکی دی ہے۔ ملک ریاض حسین نے یہ دھمکی دی ہے کہ پاکستان سے وہ اپنی سرمایہ کاری نکال لیں گے، پاکستان کا امیج خراب کریں گے، پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا، اگر حکومت نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تو پھر وہ کچا چھٹا کھول دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک ریاض حسین نے جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا بحریہ ٹاؤن ہے، اس کی زمینیں کس طرح خریدی ہیں، اس کے اوپر کس طرح کے قبضے کیے گئے ہیں، اس طرح کا ایک ریفرنس جو ہے وہ نیب میں دائر کیا جائے گا۔ اب جب ملک ریاض حسین کی مشکلات بڑھیں گی تو یقیناً جہاں کراچی میں، سندھ میں اس طرح کی بڑی بڑی زمینیں ہتھیائی گئی ہیں اور جو لوگ ملک ریاض حسین کی سہولت کاری کر رہے تھے ان کے خلاف بھی پھر کارروائی ہوگی، ان کے خلاف بھی نیب کے ریفرنسز دائر ہوں گے۔ اس میں سندھ کی جو اعلیٰ سیاسی شخصیات ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی نیب ریفرنسز آئیں گے، کیونکہ ملک ریاض حسین یہ نیب ریفرنس میں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ ساری بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو زمینیں ہیں کس طرح خریدی ہیں۔ تو ملک ریاض جو ہیں وہ مسلسل دھمکیوں پر آ رہے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔